सी सेट निकालना किसी किसी के लिए टफ होता है और किसी किसी का आसानी से सी सेट निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सी सेट को पेपर को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रैटेजी लगती है। हम कोई फार्मूला रट के या फिर कहीं से भी पढ़ के हम डायरेक्ट सी सेट के पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। अटेम्प्ट है, किस तरह से हम सी सेट पेपर को अटेम्प्ट करते हैं वो बहुत मैटर करता है। यही स्ट्रैटेजी के अटेम्प्ट हम लोग किस तरह से करते हैं। देखो, सी सेट के पेपर को सॉल्व करने के लिए, ये सी सेट का पेपर है, ठीक है, 2025 का पेपर है ये। सी सेट को पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 तरह से लोग फॉलो करते हैं। ये जो एस्पिरेंट कॉमनली 3 तरह से फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्या था कि रैंडम स्टार्ट कर देना। मतलब क्या कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन 1 से शुरू कर दिए। हमने 1 बनाया, 2 बनाया, ठीक है, और उसके बाद से फिर हम लोग मैथ्स जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व कर दिया। जैसे मैथ्स आ गया बीच में, फिर यहाँ मैथ्स, यहाँ रीजनिंग आ गया, तो उस तरह से सॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब आप एक हाई चांस रहता है कि आप कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में अटक जाओगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दोगे, आपका अटेम्प्ट नहीं पूरा हो सकेगा। अटेम्प्ट नहीं पूरा होगा तो भाई मैक्सिमम चांस रहेगा कि आप फेल हो जाओगे। दूसरा स्ट्रैटेजी क्या होता है कि मतलब कहीं कोचिंग में सुन लिया, किसी फ्रेंड ने सुन लिया कि हाँ भाई कैसे स्टार्ट करोगे आप पेपर को, तो कोई बोले कि हम क्वांट से शुरू करेंगे, कि क्वांट में जल्दी क्वांट करके फिर हम रीजनिंग करेंगे और रीजनिंग पर आरसी करेंगे। तो ये कोई पैटर्न फॉलो करता है, मतलब बिना कोई अपना स्ट्रेंथ वीकनेस जाने। तो इस तरह से होगा तो भाई आपका टाइम कंस्टेंट पड़ेगा, आप पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, किसी न किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप अटक ही जाओगे उसमें। तो ये चांस रहता है कि हाँ भाई आप पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं जिनका पेपर सी सेट आराम से निकलता है, वो लोग पहले ही एग्ज़ाम के पहले ही पीवाईक्यू के थ्रू वो लोग अपना स्ट्रेंथ वीकनेस को जांच लेते हैं कि क्या मेरा स्ट्रेंथ है और क्या मेरा वीकनेस है। कैसे? अगर मान लीजिए कि मेरा स्ट्रेंथ है कि हम अगर 25 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आ रहा है तो 25 में से 22 क्वेश्चन हम सही कर लेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से जाएंगे। हम सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जितने क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आए हैं पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले ये सॉल्व किए, फिर ये सॉल्व किए, और जो बीच में मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे रीजनिंग उसको छोड़ते जाएंगे हम फिर, क्योंकि भाई मेरा स्ट्रेंथ है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, तो पहले हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करेंगे। और इसी स्ट्रैटेजी को सॉल्व करते हुए मैंने 3 सी सेट निकाला है, 25 का निकाला, 24 का निकाला, 23 का निकाला। और रूल और जो पहला स्ट्रैटेजी है जो रैंडम स्टार्ट करना, कहीं से भी क्वांट शुरू कर देना, रीजनिंग शुरू कर, उससे मैंने 2020, 21, 22 ये तीनों में मैंने सी सेट में फेल किया है और जीएस पेपर में पास किया। तो यही कारण था, इसलिए मैंने अपने 23 के अटेम्प्ट में और 24 और 25 के अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे, जो मेरा स्ट्रेंथ है पहले मैंने उसी को सॉल्व किया। तो मेरा पहला स्ट्रेंथ क्या था? सबसे पहला स्ट्रेंथ था मेरा कि भाई हम आरसी कंप्लीट करेंगे, आरसी के बाद हम लोग जाएंगे रीजनिंग पे, और रीजनिंग के बाद लास्ट में हम जाएंगे क्वांट पे। क्योंकि क्वांट पे हम जानते हैं कि क्वांट से मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो क्वांट में मैक्सिमम क्वेश्चन का नंबर सिस्टम से आ रहा है। तो हम नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। फिर हम जानते हैं कि रीजनिंग में क्लॉक, कैलेंडर, नंबर सीरीज, मिसिंग टर्म, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, लेटर सीरीज, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सबसे क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आना है। क्लॉक से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन, मिसिंग टर्म से 4-5 क्वेश्चन, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन से हमारा 2 क्वेश्चन आता है। तो ये हमको मालूम है कि हाँ भाई इसमें तो फिक्स इतना आना ही आना, तो इसको हम प्रिपेयर करेंगे। आरसी से मेरा भाई कि आरसी है तो आरसी में से 25 क्वेश्चन में से अगर मान लो 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 25 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन हम सही करते हैं, सही करेंगे ही करेंगे। कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं या कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग ऑप्शन रहता है, टाइम टेकिंग रहता है, हम लोग छोड़ देते हैं उसको। हम लोग अभी देखेंगे किस क्वेश्चन डुएबल है, क्या क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि सी सेट ना क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें हमें आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेंड क्या रहा। देखो ये 2013 से 25 का ट्रेंड है हमारा। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से देखा जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान लो कि 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर किसी का आरसी स्ट्रांग है तो 30 में से वो 27 या 26 तो ले ही के आएगा। रीजनिंग से मोस्ट फ्रीक्वेंट 20 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का वेटेज बढ़ रहा है, 35 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आरसी से शुरू करो, लेकिन जिसका जो स्ट्रेंथ हो पहले ही भाई नाप लो, अपना पहचान लो कि क्या मेरा स्ट्रेंथ है, मैं उसी को पहले यूज़ करेंगे, उसी से पहले सॉल्व करेंगे हम। तो देखो अच्छा
क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन इजी है कैसे पहचाने, ये आपको भापना है। मान लो कि आप आरसी से शुरू कर रहे हो तो ये आरसी कैसे, देखो आरसी से शुरू कर रहे हैं हम, जैसे कि मान लो कि पहला क्वेश्चन शुरू किया आरसी। आरसी को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल मेथड लगता है, एक बहुत सिंपल सी। हमें किसी भी पैसेज में हमें जो भी क्वेश्चन देना है आरसी में, आंसर देना है, वो पैसेज के बेसिस पे होगा। पैसेज के अगर ऑप्शन में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो जनरली वो राइट है लेकिन वो हमारे पैसेज में नहीं दिया हुआ तो वो ऑप्शन गलत होता है। जैसे कि हम देखो हम पैसेज नहीं पढ़ रहे, हम डायरेक्ट ऑप्शन ही पढ़ेंगे। क्रिटिकल मैसेज क्या बोला गया है, तो क्रिटिकल मैसेज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू टू बी वरीड। भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कोई इशू नहीं है कि नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट पीपल डिपेंडेंट इकोसिस्टम, ये तो गलत है, ये गलत है, नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। Sustenance of livelihood and degradation of ecosystem while being together exaggerate one another, leading to conflict and imbalance. And commercial exploitation of ecosystem should be completely stopped. भाई completely stopped होना चाहिए। ये सारे नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, हमारा 50-50 तो आ गया। अब 50-50 के लिए हम लोग अब पैसेज को पढ़ लेंगे क्या आंसर होना चाहिए। तो इसी तरह हमें आरसी में मतलब कम से कम 95% एक्यूरेसी तो चाहिए। एक और क्वेश्चन हम देखो इसी का कि एज्यूम्शन क्या है, एज्यूम्शन मतलब क्या एज्यूम करके पैसेज को बनाया गया। नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल। भाई इतना एक्सट्रीम, कोई भी कंट्री को इकोसिस्टम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये तो गलत हो गया। रिसोर्स रिच कंट्री नीड टू शेयर द रिसोर्सेज विद दोज विद स्कैंट रिसोर्सेज सो दैट टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। अगर ये चीज़ इसमें अगर पैसेज में अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर आप एक बार पैसेज पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो सही है, नहीं होगा तो गलत है। इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब पैसेज आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसी पैसेज का ही है, हमने पैसेज को नहीं पढ़ा, ठीक है, पैसेज ऊपर है, हमने डायरेक्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं। ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्रिटिकल, सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया मतलब समरी क्या दे रहा है पैसेज। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन ऑफ टू ग्रीन ग्रोथ। एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल फीचर तो भाई एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ये यहीं पे काटो इसको। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इज इंटेंसिवली लिंक टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस, ठीक है, पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन, इसको बनाने देते हैं। कंट्री विथ लार्ज इकोनॉमी आर इन बेटर पोजीशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी। क्यों भाई, छोटी इकोनॉमी वाले क्या ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं? भूटान क्लासिक एग्जांपल है हमारा, जापान क्लासिक एग्जांपल है। तो ये छोटी इकोनॉमी वाली जापान या फिर न्यूजीलैंड हो गया ये सब है यूरोपियन देश वाले, तो ये भी हमारा गलत है। टाइमिंग प्ले एंड क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो जब आप पढ़ोगे ना, उधर 50-50 तो हो गया कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बी में देखना, डी में देखना, पैसेज पढ़ोगे तो डी आंसर हो जाएगा, समझ में आएगा, डी इसका ऑप्शन है, आंसर है हमारा। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ एजम्पशन पूछा है, अब यहाँ ऑप्शन पढ़ो कि पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विल इवेंचुअली बूस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। भाई इस पैसेज में आप पढ़ोगे ना तो इंडिया कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। आइए ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। तो इसी तरह से हमें पैसेज को सॉल्व करना है और पैसेज में हमें 95% एक्यूरेसी लाना है, जिसका मतलब जिसको सीसेट इजीली क्वालिफाई करना है। अब देखो हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब इसी पैसेज में एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन वाला भी पैसेज है। ये चीज़ देखो, ये 3 लाइन का पैसेज है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा, इसी को सॉल्व करेगा कि भाई 3 लाइन का पैसेज है, लेकिन अब ऑप्शन पढ़ो ना, इट एम्फसाइजेस द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट टू इन्फोर्स इट्स विल टू प्रैक्टिस अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ सर्टेन ग्रुप विद इन इट। मतलब एक तरह से पोएट्री फॉर्म में। तो भाई मुझे क्या लगा था, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन था, इसलिए मैंने इसको छोड़ ही दिया था, नहीं किया था। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इजी क्वेश्चन है। देखो ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ यूनिट डिजिट, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट क्या होगा मल्टीप्लिकेशन का, हमें कहीं नज़र नहीं जाना, हमें 5 पे देखना है। 5 यहाँ हमारे पास 5 है और ये ऑड नंबर का सीरीज है हमारा। तो 5 नंबर जब भी ऑर्डर से मल्टीप्लाई होगा 3 से 7 से, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा।
आंसर हो गया 5। हमें सॉल्व नहीं, हम ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर लिए। यहाँ हम देखो ये जनवरी के बीच में 12 का डिफरेंस है, जनवरी दिसंबर से 11 का डिफरेंस है, अक्टूबर से 10 का डिफरेंस है, अक्टूबर से एक्स के बीच में कितना 9 का डिफरेंस होगा, तो 9 का डिफरेंस जो आ रहा है आंसर हो जाएगा। ये सब पैटर्न है, तो ये सब आप इजी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। इस कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है, किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये भी हमें आना चाहिए। जैसे देखो ये ऑपरेशनल, मतलब मान लो कि हमें p इक्वल टू प्लस है, q माइनस है, अब इसमें हमें फिट करके देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा आ रहा है, कौन सा हम लोग पहले निकालें। ये टाइम टेकिंग है, एक तरह का ट्रैप सेट है, टाइम टेकिंग ले रहा था, इस पर इस क्वेश्चन को स्किप करो। फिर एक टाइम एंड वर्क का, मतलब पाइप असिस्टेंट का पेपर है, ये क्वेश्चन है हमारा, इतना बड़ा पेपर है, अगर किसी को नॉलेज नहीं है भाई, इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे स्किप करना है। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन एक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाला, जिसके लिए इजी है, किसी के लिए हार्ड है, भाई छोड़ दो ना, हम अपना रीजनिंग में मेहनत कर लेंगे, आरसी मेहनत कर लेंगे, पेपर निकल जाएगा, नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो इसी तरह पेपर भी सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो एक चीज़ अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं सेफ अटेम्प्ट पे, कि भाई सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 2.5 मार्क्स। नेगेटिव कितना रहता है, तो नेगेटिव रहता है 0.83। पासिंग मार्क्स कितना रहता है, पासिंग रहता है 66.67, मतलब अप्रोक्स 27 क्वेश्चन ये पासिंग मार्क्स रहता है। अगर मान लो कि आरसी है, ठीक है, आरसी में 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी रखना है, तो 22 क्वेश्चन तो सही करेंगे, ठीक है। रीजनिंग कि सेकंड मेरा स्ट्रॉन्ग रीजनिंग था, किसी दूसरे का भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा रीजनिंग था, तो रीजनिंग इस तरह बताएंगे, तो 20 क्वेश्चन मान लो रीजनिंग के आ रहे हैं, तुमको सॉल्व कितना करना है, इसमें कम से कम तुम्हारा होना चाहिए कि भाई हम 15 क्वेश्चन या फिर 13 क्वेश्चन हम लोग सही कर लें। और उसके बाद क्वांट से अगर मान लो 35 क्वेश्चन आ रहा है, भाई अगर हमको कमज़ोर हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10 क्वेश्चन भी इजी है, नंबर सिस्टम के आ गया, तुम्हारा प्रॉफिट लॉस आ गया, एवरेज आ गया, ये सब से क्वेश्चन करो, सॉल्व कर लो। तो तुम टोटल करेंगे ना भाई, तो टोटल करेंगे तो 45 क्वेश्चन आ गया, 45 क्वेश्चन का 45 इंटू 2.5 कितना होता है, अगर आप करोगे 45 इंटू 2.5, एक मिनट, तो होता है ये 112.5, 112 पर कट ऑफ तो इजीली क्रॉस हो गया। कट ऑफ क्रॉस करने से मतलब नहीं है भाई, अगर 45 क्वेश्चन आप सही मतलब आप अटेम्प्ट करती है, इसमें से 10 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गया ना, 10 क्वेश्चन मतलब 0.8 मतलब 8.3 मार्क्स नेगेटिव चले, फिर भी आप कट ऑफ के पार ही रहोगे। ये है आरसी का पावर, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका स्ट्रैटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने आना चाहिए, तभी आपका पेपर इजीली क्रॉस होगा और कम मेहनत में क्रॉस होगा, यही बता। इसी तरह मैंने तीनों साल का 23 का, 24 का, 25 का प्री पेपर मैंने निकाला है। GS 1 तो हमेशा निकला है, लेकिन ये 3 साल का जो 23 का हार्डेस्ट पेपर था, फिर मैंने आरसी से ही निकाला है पेपर को, आरसी और रीजनिंग से। मैथ तो चलो बहुत कम ही क्वेश्चन मैंने मैथ में अटेम्प्ट किया था। तो इसी तरह से आप कट ऑफ निकाल सकते हो, मेंस के लिए बैठ सकते हैं। और अगर आपको एक डेडिकेटेड मतलब स्ट्रैटेजी चाहिए आरसी के लिए, है ना, अगर आपको मतलब समझना है कि आरसी में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आरसी को, तो आप कमेंट करो कि हाँ आरसी पे एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो लाई। मैं एक एक चीज़ मतलब पूरा एक धागा खोल दूंगा आरसी को सॉल्व कर कैसे करते हैं। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 22 प्लस मतलब 22 प्लस क्वेश्चन आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैंने GS पेपर 1 को कैसे मतलब पाँचों अटेम्प्ट में GS पेपर 1 मेरा निकला है, ठीक है। मतलब CSAT की वजह से 3 अटेम्प्ट में मैंने मतलब फेल हो गया था CSAT में, तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन मतलब GS पेपर 1 मेरा हमेशा निकला है और हमेशा एवब 20-25 नंबर कट ऑफ से ऊपर ही नंबर रहा है। तो उसका मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊँ कैसे आप सॉल्व करोगे इजीली, और 200 प्लस 25 नंबर कैसे कट ऑफ ऊपर ला सकते हो। तब इस बताना कि हाँ भाई आरसी पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं,
संकल्प IAS 94 पे, जहाँ मैं PDF और इम्पोर्टेंट अपडेट देते रहता हूँ। चलो, थैंक यू।